नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक बहस के बाद 3807 करोड़ 46 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ सरकार का पहला अनुपूरक बजट पारित हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट को कोरोना के दौर में राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान, गरीब और आदिवासियों का विकास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों को राशि देने के लिए जितना भी कर्ज लेना पड़े हम लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से जीएसटी की राशि मिलती तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती। विपक्ष के आरोपों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक एक कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण का आंकड़ा ज्यादा था, जिसे हमारी सरकार कम कर रही है। 2003 में कांग्रेस सरकार 400 करोड़ रुपए खजाने में छोड़कर गई थी, लेकिन 2018 में रमन सरकार 41,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई। भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में बाहर से आए मजदूर यही रहे। तो आपको बता दें कि आज अनुपूरक बजट पर अहम चर्चा हुई। तमाम बातों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिलसिलेवार रखा। एक एक कर विपक्ष का जवाब उन्होंने दिया। तो कोरोना काल में विकास के लिए बजट जरूरी है, ये कहा। उत्पादक राज्य है, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज 4 महीना हो गया, फूटी कौड़ी नहीं आया। रमन सिंह जी, फूटी कौड़ी 5 महीना हो गया है। 4 महीना में हमको 2828 करोड़ रुपए लेना था। यदि 2828 करोड़ रुपए आ जाता नेताजी, हमको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद भी जो काम कर रहे हैं लोगों को किस प्रकार से आज अवसाद में लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार छिन गया है, व्यवसाय बंद हो गया है, कहीं रोजी रोटी मिल नहीं रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने होने नहीं दिया था। चाहे मनरेगा के माध्यम से 25 लाख परिवार तक हमने रोजगार पहुंचाने का काम किया। 19 लाख लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर लाभान्वित किया। 12.5-13 लाख जो हमारे वनांचल में रहते हैं, आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं, उसको लघु वन उपज खरीद के उनकी जेब में पैसा डालने का काम किया। और उसी कारण से अध्यक्ष महोदय, हमारे व्यापार और व्यवसाय चला रहे अध्यक्ष महोदय। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, 3807 करोड़ का अनुपूरक बजट आज पास हुआ। तमाम बातों को मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक कर जवाब भी दिया। प्रमुख कार्रवाई क्या कुछ रही? बिल्कुल देखिए, आज मानसून सत्र का तीसरा दिन था। काफी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल से ही जो है विपक्षी विधायकों ने सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि विपक्ष के तमाम आरोप और सवाल, जो उनके सवाल थे, उस पर बेहतर ढंग से मंत्रियों के द्वारा जवाब दिया गया। शराबबंदी, प्रवासी मजदूर और अन्य मुद्दे हैं जिसका जो सही ढंग से और तथ्यों के साथ जवाब दिया गया। उसके बाद ध्यानाकर्षण में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो मवेशियों की मौत हुई है पिछले 1 महीने के अंदर, राज्य जो विपक्ष है उन्होंने आरोप लगाया है कि 100 से ज्यादा जगहों पर लगभग 1000 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। जैसे अगर सबसे बड़ी घटना मैं बताऊं तो तखतपुर में पिछले दिनों घटना हुई थी, जहाँ पे एक ही कमरे 50 से ज्यादा मवेशियों को रखा गया था। तो इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि रोका टोका जो सरकार की योजना थी उसके तहत ये मवेशियों की मौत हुई, तो उसको लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण किया कि इनके कारण नहीं है। उसके बाद जो है लगभग 5 घंटे से ज्यादा देर तक जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान भी विपक्ष ने सरकार को तमाम मुद्दों पर, तमाम योजनाओं को लेकर घेरने की कोशिश की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विधायकों के जवाब जो है एक एक करके दिए। जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह जैसे तमाम बड़े नेताओं के सवालों के जवाब दिए। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार अपनी संसाधन से जो है कोरोना काल से निपट रही है। यहाँ पर केंद्र की सरकार ने उन्हें एक भी मदद नहीं की है। उन्होंने कहा राज्य सरकार को जितना भी कर्ज लेना पड़े, जो किसानों को पैसा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, उन्होंने कहा कि हम जो है
कर्ज लेंगे और किसानों को पैसा देंगे। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि राज्य सरकार अपनी जी। योजनाओं को लेकर और खासकर जो है गांव की गांधी और गांव और गोबर, ये 3 चीजों पर उनका फोकस रहा पूरी तरीके से। और अंत में जो है 3,807 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट जो है पारित कर दिया गया। चलिए, तो एक बड़ी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि सत्ता पक्षी नेता भी होते हैं, तमाम बातों को रखा और हर सवाल का जवाब उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से दिया। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ परिहार। बढ़ते आगे, बजट पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई और इससे पहले गौठानों में गायों की मौत, कोरोना, प्रवासी मजदूरों को रोजगार, शराब समेत कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस और नोकझोंक हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहस और हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाया कि हम उन्हें धोखा नहीं देंगे। किसानों के लिए तो सरकार ने न्याय योजना बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना काल में सरकार ने मजदूरों की मदद करते हुए उन्हें काम दिलाया। इसके पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पूछा कि जब विभागों में बजट में 30% कटौती हुई तो अनुपूरक की जरूरत क्यों पड़ी। रमन सिंह ने कर्ज को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। विपरीत परिस्थिति में भी हम किसानों के अर्थव्यवस्था बिगड़ने नहीं दिए अध्यक्ष महोदय, इसलिए किस्तों हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरा किस्त भी दिए, तीसरा 14 किस्त भी देंगे और 5 साल देंगे। कर्ज यदि करना पड़े तो कर्ज करेंगे, लेकिन किसानों को धोखा नहीं भेजेंगे, फांसी लटकने नहीं देंगे। सदन में गौठानों में मवेशियों की मौत का मुद्दा भी उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गायों की मौत पर हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग उठाई। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गौठानों को फेल बताया, तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कार्रवाई की जानकारी दी। में 54 गायों की हत्या हुई, सरकार के रोका छेका कार्यक्रम और जिस प्रकार के वहां पर घटना हुई है, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटना हो रही है, उस आदमी को क्षतिपूर्ति की राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई अनुदान शासन के द्वारा नहीं दिया जाता। सदन में शराब दुकानों के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने पूछा कि प्रदेश में कितनी देसी और विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं, इनसे पिछले 1 साल में कितना फायदा हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने नियुक्तियों में घालमेल को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी पर FIR नहीं कराने पर सरकार को घेरा। आबकारी मंत्री ने इस पर जानकारी दी कि बिक्री की राशि विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती। इस प्रदेश में शराब की रेट के मामला, इनके पास में कोई हिसाब नहीं है। जो वहां पर प्रिंट है उससे ज्यादा रेट में दारू की बिक्री हो रही है और दारू के बिक्री के बाद में 5,000 से ऊपर शिकायतें आई है, लेकिन ये सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ प्लेसमेंट के एजेंसी के कर्मचारियों को निकाल दिया गया, ये खाना पूर्ति किया गया। सभी कॉन्ट्रैक्ट इनका प्लेसमेंट एजेंसी से है, जिनके ऊपर FIR होनी चाहिए। मार्केटिंग कारपोरेशन ने दारू खरीदी करता है और उसके एडवांस में हमारे सरकार को राशि जमा करते हैं। बोले प्लेसमेंट एजेंसी है, लेकिन सरकार का देखरेख में होता है, इसलिए गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि कोरोना काल में कितने मजदूर वापस लौटे। इस पर श्रम मंत्री ने उत्तर दिया कि 6,37,000 मजदूर प्रदेश में वापस लौटे, जिनको लाने में 14,08,45,000 रुपए खर्च हुए। इन जिले में जहां पर बड़े पैमाने पर लोग पलायन करके जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई सार्थक इसके लिए उपाय किया जाएगा क्या? छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी स्थिति क्या है, उनको लाने में कितना खर्च हो गया, और 6.5 लाख से ज़्यादा मजदूरों को आने का उन लोगों ने बताया है। अन्य प्रदेश में मजदूर हैं, हमारे प्रदेश के, उनको किस तरह से लाया जाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की और उन मजदूरों को वापस लाया गया। सदन में लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने अचानक मार टाइगर रिजर्व में आश्रित गांव के ग्रामीणों से मारपीट करने वाले वन कर्मियों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर वन मंत्री ने ATR के रेंजर संदीप सिंह को सस्पेंड करने का ऐलान किया। वहीं मामले में शामिल दूसरे अफसरों की जांच कराने की बात भी कही। शुक्रवार को सत्र का अंतिम दिन है। इस दिन भी विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा।
वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रखी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि NMDC ने करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का भविष्य में शुरू होना संभावित है। इसके शुरू होते ही बस्तर की बहुमूल्य खनिज संपदा का नगरनार स्टील प्लांट में इस्तेमाल होगा। इकाई के शुभारंभ से क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावनाओं से गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, लेकिन ये जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार प्लांट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में। निजीकरण के फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे हैं। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की खबर से समूचे प्रदेश के साथ साथ बस्तर वासियों को भी गहरा धक्का लगा है। सीएम ने अवगत कराया है कि नगरनार स्टील प्लांट के लिए करीब 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की गई है। इसके साथ ही करीब 211 हेक्टेयर सरकारी जमीन आज भी छत्तीसगढ़ शासन की है। इसमें से केवल 27 हेक्टेयर जमीन 30 साल के लिए सशर्त NMDC को दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GST काउंसिल की बैठक ली। उन्होंने बैठक में राज्यों से सुझाव भी मांगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के GST मंत्री TS सिंहदेव भी वरिष्ठ अधिकारियों समेत शामिल हुए। GST क्षतिपूर्ति को लेकर अटॉर्नी जनरल से ली गई राय पर राज्यों से सुझाव मांगे गए थे। बैठक में GST मंत्री TS सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ की नीति और अपेक्षाएं बताई। सिंहदेव ने यह साफ किया कि मौजूदा हालात में केंद्र सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्यों को GST क्षतिपूर्ति फौरन देना चाहिए। अगर केंद्र आर्थिक रूप से इसमें सक्षम नहीं है और इसके लिए कर्ज लेना जरूरी हो तो केंद्र सरकार को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, न कि इसका बोझ राज्यों पर डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों ने अपने कर वसूलने के प्रमुख अधिकार क्षतिपूर्ति की शर्त पर ही छोड़े थे, जिससे GST बिल लाने का रास्ता साफ हुआ था। अगर इससे केंद्र सरकार की ओर से कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो ये देश के संघीय ढांचे पर गहरा आघात होगा। बात मौसम की करते हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं, यानी प्रदेश के लोगों को भारी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें प्रदेश के 5 जिलों में भारी से भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, 19 जिलों में भी भारी बारिश की संभावना के साथ येलो अलर्ट और 15 जिलों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी करते हुए सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून द्रोणिका बहराइच, वाराणसी से होते हुए दीघा और उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर उत्तर बंगाल की खाड़ी तक स्थित है, जिसकी वजह से आज बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में खासतौर पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं प्रदेश में कल भी ज्यादातर जगहों पर बारिश रुकने के आसार नहीं है। कल बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, रायपुर और इससे लगे जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मानसून द्रोणिका अपने निर्धारित सामान्य स्थान पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तथा 1-2 स्थानों पर अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं जशपुर जिले में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते इस अंचल में सभी नदी नाले उफान पर हैं। फरसाबहार थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में आज सुबह एक किसान का मकान गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई और एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रायगढ़ में भी लगातार आफत की बारिश का कहर जारी है।
बारिश की वजह से घरों में पानी घुस आया है। आपदा प्रबंधन की टीम भी प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए लगी हुई है। कवर्धा में भी बारिश के कारण कच्चा मकान की दीवार गिर गई, मलबे में 3 लोग दब गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वहीं सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। साथ ही चिरमिरी के लाहिड़ी कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा बारिश के कारण गिर गया। बताया जा रहा है कि यह जिले का सबसे पुराना कॉलेज था। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जहां लोग अपने परिजनों की मौत की जानकारी छिपा रहे हैं। अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर से कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन उनके परिजनों ने जिला प्रशासन या फिर नगर निगम को इसकी सूचना नहीं दी। बाद में उनके घर से ही कई लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि लोग क्वारंटाइन होने से बचने और अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी नहीं मिलने के डर से परिजनों के बीमार होने या मौत की जानकारी नहीं दे रहे। नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने कहा कि जिन लोगों के घर में बीपी, शुगर, कैंसर जैसे मरीज हैं, वे एक्टिव सर्विलेंस टीम को या नगर निगम को जानकारी दें ताकि उनकी जांच कराकर सावधानी बरती जा सके और मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत किया जा सके। ऑक्सीमीटर लेकर के हमारे आदमी घरों में जाएंगे और सभी लोगों का ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा और ऐसे सभी लोग जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे है उनको तुरंत उनका कोविड टेस्ट कराते हुए चेक कराया जाएगा। वैसे तो हर धर्म और जाति में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन बस्तर की आदिवासी संस्कृति हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचती रही है और इसी वजह से दुनिया भर के शोधकर्ता भी बस्तर में आदिवासी परंपरा, उनके रहन सहन पर रिसर्च करते अक्सर नजर आते हैं। एक ऐसी परंपरा के बारे में आपको बताते हैं जिसमें यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद अगर बाजार नहीं देखा तो मोक्ष नहीं मिलती। गांव में सजा ये हाट बाजार, हाथों में सब्जियां और मोल भाव करते ये ग्रामीण। जिला मुख्यालय कोंडा गांव का ये गांव है फरस गांव। शुरुआत में देखने में आपको सामान्य सा हाट बाजार लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे है एक रिवाज। दरअसल यहाँ भिखारी शोरी की मां का देहांत हो गया था और 3 दिन बाद पारंपरिक रिवाज के साथ शोकाकुल सदस्यों के माध्यम से बाजार लगाया गया और परिवार के ही लोग खरीदारी करते दिखे। केवल खरीदारी ही नहीं, मोल भाव करते हुए लोगों ने रुपयों का लेन देन भी किया। रिवाज में शामिल होने पहुंचे सेवानिवृत्त शिक्षक देवधर नेताम ने बताया कि आदिवासी संस्कृति में हाट निकाला किया जाता है। आदिवासी परंपरा के आधार से इसको बाजार हाट निकालनी बोलते हैं। परिवार के मुंडन संस्कार वाले उसको निभाने के लिए या उस परंपरा को चलाने के लिए इस टाइप से बाजार में लेके आते हैं। बाजार के महत्व के बारे में बताते हुए समाजशास्त्री डॉक्टर किरण नरोटी ने बताया कि गौड़ समाज में बाजार का खास महत्व होता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी बाजार दर्शन कराया जाता है और किसी मृत व्यक्ति के मोक्ष के लिए भी हाट निकाला किया जाता है। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को जब तक हाट नहीं दिखाते तब तक वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो ये हाट का जो महत्व है वो जन्म के बाद से शुरू होता है। ये हाट जो है वो सांसारिक जीवन में प्रवेश माना जाता है। हाट परंपरा के अनुसार बाजार में एक चोर भी होता है जिसे मजाक चोर भी कहते हैं, क्योंकि इस रिवाज के दौरान वो मौका पाते ही बाजार के किसी भी दुकान से हाथ साफ कर चलते बनता है और उसी हाट परंपरा के बाद ही मृत व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से परे माना जाता है। अंजय यादव, IBC 24, कोंडा गांव। चलिए इस वक्त आपको कोरोना का अपडेट बताते थे। छत्तीसगढ़ में आज 1108 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर जिले में 380 नए पॉजिटिव पाए गए। दुर्ग में 186, रायगढ़ में 55, राजनांदगांव में 53, बिलासपुर में 51, सरगुजा में 50, बस्तर में 47। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,806 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 25,658 संक्रमित पाए गए हैं। तो आज 462 मरीज डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। अब तक 14,607 मरीज यहां स्वस्थ हो चुके हैं और आज 14 संक्रमित की मौत भी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 245 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है।
तो कोरोना से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 1108 कोरोना मरीज आज मिले हैं, जिसमें सिर्फ रायपुर में 380 नए पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग में 186, रायगढ़ में 55 और राजनांदगांव में 53 मरीज मिले। तो आपको बता दें कि बिलासपुर में 51, सरगुजा में 50, बस्तर में 47, छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या तो अब तक आज 462 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो अब तक 14,607 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।